आज के क्लास में हम लोग अमोनिया बनाने का एक महत्वपूर्ण विधि का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होता है हैवर्स प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो हैवर्स प्रोसेस में सबसे पहले अमोनिया बनाने की बातें करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला लाइन हमारा है हैवर्स प्रोसेस। ये हैवर्स प्रोसेस है। इस विधि से हम लोग अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया बनाने के लिए क्या लेते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इन दोनों के रिएक्शन से बनाते हैं NH3 अमोनिया। अब देखिए, रिएक्शन को अगर बैलेंसिंग किया जाए तो यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए अगर एक लगा दिया जाए, एक दूनी दो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 एकम 2 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 तिया 6 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, और अमोनिया भी किस स्टेट में है? गैस के स्टेट में। अब देखिए, इस रिएक्शन का जो नेचर है ना, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में चल रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण भी हो सकता है, और पुनः अमोनिया टूट करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का निर्माण कर सकता है। मतलब देख लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो अमोनिया बनेगा, और जब अमोनिया टूटेगा तो वह पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो सर, यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, मतलब दोनों दिशा में रिएक्शन चल रहा है। तो ये रिएक्शन का सबसे पहला नियम निकल गया है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अच्छा, दूसरा बात कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं तभी तो अमोनिया बन रहा है, यानी अपने आप में ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन 99% केसेस में एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं मैक्सिमम केसेस में एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। इसका डेल्टा एच का जो वैल्यू है, यानी इंथैल्पी चेंज का जो वैल्यू है, वो माइनस, दैट इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इस रिएक्शन को होने के बाद इतना हीट निकल रहा है, तो माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल इतना हीट निकलता है इससे, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी रिएक्शन होने के बाद इतना हीट निकाल देता है, इतना हीट बाहर कर देता है। अच्छा, हीट बाहर करता है ये पता कैसे चलेगा? मान लीजिए किसी बर्तन में, ये अगर हमारा बर्तन है और इस बर्तन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्शन करके अगर अमोनिया निकाल रहा है, और हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब यहाँ से हीट निकलेगा, इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा, यहाँ से हीट निकलेगा तो धीरे धीरे इस बर्तन का जो दीवार है ना, वो दीवार धीरे धीरे क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ये दीवार धीरे धीरे क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अगर किसी बर्तन का दीवार गर्म हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि बर्तन में होने वाले रिएक्शन हीट निकाल रहा है। जैसे चूना को कभी पानी में डालते हैं तो चूना का जो बर्तन होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसका मतलब चूना जब पानी से रिएक्शन करता है तो हीट निकालता है, और इसलिए बर्तन के दीवार पहले गर्म हो जाते हैं, और फिर वो हीट धीरे धीरे वायुमंडल में फैलाने लगता है, तो धीरे धीरे वायुमंडल भी गर्म होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि ये रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हीट निकालेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल कहने का मतलब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड ले जाता है तो अमोनिया रिएक्शन को बैकवर्ड भी ले जाएगा। और रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नेचर के है तो इसका मतलब कभी न कभी इक्विलिब्रियम में स्टैटिक हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम में स्टेट जैसे ही आ जाएगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन तो रुक जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये लाइन है कि जितनी रफ्तार से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, अगर उतनी रफ्तार से रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा रिएक्शन में, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन तो होगा नहीं, ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बनाना नहीं चाहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि रिएक्शन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने,
तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा तभी ना ज़्यादा अमोनिया बनेगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम से नियम लगाना पड़ता है हम लोगों को। कौन सा? ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल ही हमें बताएगा कि आखिर कौन सा कंडीशन लगाया जाए कि रिएक्शन ज़्यादा हद तक फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ज़्यादा हद तक आगे जाएगा। अब आप ही बताइए, सबसे पहला कंडीशन अगर लिया जाए तो सबसे पहला कंडीशन मान लीजिए अगर टेम्परेचर का लिया जाए तो बताइए रिएक्शन खुद ही देखिए, ये रिएक्शन खुद ही एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये रिएक्शन खुद ही हीट देता है, हीट रिलीज कर रहा है, हीट निकाल रहा है। तो ये रिएक्शन तब होगा ना जब हीट निकालेगा, मतलब इसे हीट निकालने का मौका देंगे। तो बताइए, अगर जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है उस बर्तन को अगर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे तो इस रिएक्शन को हीट निकालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन बोलता है हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनाते हैं जब इतना हीट निकालते हैं, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकाल रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनाते हैं, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड में तभी ले जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया तभी बनाएगा जब इस रिएक्शन को हीट निकालने का मौका मिलेगा। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा तो हीट निकालना ही पड़ेगा। अब अभी बताइए, इस बर्तन में कोई रिएक्शन है जो बोल रहा है कि हम हीट देते हैं, हम हीट निकालते हैं, हम हीट बाहर करते हैं, और इस बर्तन को ले जाके अगर कोई चूल्हा पे रख देगा तो बताइए इस रिएक्शन की, इस बर्तन के अंदर में जो रिएक्शन चल रहे हैं ना, उसे हीट बाहर निकालने का मौका नहीं मिलेगा। उल्टे चूल्हा जब गर्म होगा तो धीरे धीरे इस बर्तन के अंदर हीट और जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बेचारा आया था कि रिएक्शन को हम फॉरवर्ड में ले जाएंगे, हीट निकालेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। पता चला हीट और लेना ही पड़ गया, और जितना ज़्यादा हीट इसे लेना पड़ेगा रिएक्शन आगे नहीं, उतना ज़्यादा पीछे भाग जाएगा। क्योंकि कोई रिएक्शन अगर आगे जाने से हीट निकालता है, इसका मतलब पीछे जाने से हीट लेता है। तो आप इस बर्तन को अगर चूल्हे पे चढ़ा दीजिएगा तो इस बर्तन के अंदर में होने वाले रिएक्शन को हीट लेना पड़ेगा, और हीट लेने के बाद रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। और जैसे ही बैकवर्ड जाएगा तो जो भी अमोनिया रहेगा वो सब खत्म होकर के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाना शुरू कर देगा। तो सर उसके लिए एक ही कंडीशन है ना, इस बर्तन को आप चूल्हे पे नहीं चढ़ाइए। तो अगर इस बर्तन को आप चूल्हे पे नहीं चढ़ाएंगे, ठंडे प्रदेशों में लेके चले जाएंगे, ठंडे जगह पे लेके चले जाएंगे, तो ये रिएक्शन आराम से हीट निकालेगा और इस बर्तन से आराम से हीट बाहर निकलेगा। तो जितना ज़्यादा हीट निकलेगा रिएक्शन उतना ज़्यादा आगे शिफ्ट होगा, और आगे शिफ्ट होगा तो अपने आप अमोनिया का निर्माण होगा। मतलब एक चीज़ समझ में आ गया सर, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। और ऐसे भी जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे पॉसिबल होते हैं, और अगर यही रिएक्शन हीट लेता, इसका मतलब अगर इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मतलब उसे हीट चाहिए होता है, यानी उस रिएक्शन को गर्म करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक होने के कारण इस रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने के कारण इसे लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना चाहिए? तो देखिए, कंडीशन रिएक्शन के लिए है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर लगभग कितना चाहिए? 450 से 550 डिग्री सेल्सियस, यानी एवरेज में समझिए 500 डिग्री सेल्सियस, यानी रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। चलिए अगला बात, एक कंडीशन निकल के आ गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया का निर्माण तभी कर सकता है जब टेम्परेचर कम रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, यानी 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे
तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करेगा। अगला कंडीशन हमारा है प्रेशर का। बताइए ली-चटर्ल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप अगर किसी रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर की तरफ जाना चाहेगा जिधर गैस के कम मोल हैं। ली-चटर्ल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी रिएक्शन का प्रेशर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर कम कर दे। जैसा आप करोगे उसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो आप अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन चाहेगा कि प्रेशर को कम कर ले, और प्रेशर कम करने के लिए रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम होता है। तो आप ही देखिए इधर मोल कितने हैं, इधर अगर मोल गिनिएगा तो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 3 मोल है। तो 1 और 3 यानी इधर की दिशा में 4 मोल है, और यहाँ पे देखिए कितने मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। तो इधर जाते हैं तो मोल बढ़ जाता है और इधर जाते हैं तो मोल घट जाता है। तो आप ही बताइए अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उधर की तरफ जाएंगे जिधर क्या होता है, लेस नंबर ऑफ मोल होता है। तो लेस नंबर ऑफ मोल किधर है, इधर 4 मोल, मतलब रिएक्शन इधर नहीं आएगा, उधर 2 मोल यानी रिएक्शन उधर जाएगा। तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि हम अगर प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल की जाएगा, और लेस नंबर ऑफ मोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब जिधर अमोनिया का निर्माण होगा उधर ही जाएगा। यानी यहाँ से निकल गया एक चीज़, पहला लाइन ये कि टेम्परेचर लो होना चाहिए और दूसरा लाइन ये कि प्रेशर हाई होना चाहिए। तो आप देख लीजिए प्रेशर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, और प्रेशर ग्रेडियंट कितना चाहिए, लगभग 200 atm चाहिए। तो रिएक्शन अगर इतने प्रेशर पे करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का निर्माण करेगा। चलिए अब तीसरा लाइन ये बता रहा हूँ, अगर बर्तन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा ही कम हो जाएगा तो बताइए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाएगा तो जब रिएक्टेंट का अमाउंट ही कम रहेगा तो उनके बीच में कोलिजन भी कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनने की चांस होगा। जब तक रिएक्टेंट टकराएगा कम, रिएक्टेंट की मात्रा ही रहेगी कम, तो रिएक्टेंट टकराएगा कम, और टकराएगा कम तो प्रोडक्ट बनेगा कम, और प्रोडक्ट जैसे ही कम बन गया तो ये हमारे लिए फेवरेबल केस नहीं हुई ना। हम तो चाहते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा बने। तो बताइए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा ले लेंगे तो रिएक्टेंट की मात्रा अगर ज़्यादा तो उनके बीच में टक्कर होगा ज़्यादा, और अगर टक्कर होगा ज़्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा, यानी रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। अब आप ही बताइए दो पक्षों में जब मारपीट नहीं होते रहता है तो उन दोनों के बीच में एक बाहरी चुगला को डालना पड़ता है। वो चुगला का काम क्या होता है, सुबह में जाकर के एक पार्टी को बढ़ा चढ़ा देगा और शाम में दूसरे पार्टी को बढ़ा चढ़ा देगा, और दोनों को दोपहरिया में मार करवा देगा, और खुद वहाँ पे जाकर के कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और हालांकि मार करवाने वाला तो वही है, लेकिन वही बोले हाँ हाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसे बोलने की कोशिश करेगा। तो चुगला दो पक्षों में अगर मारपीट नहीं हो रहे हैं तो उस मारपीट को करवाने में एक्टिव होते हैं। वो आसानी से मारपीट करवा सकते हैं, मारपीट ने मरवा कटवा भी सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे रिएक्शन को अगर होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी देने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिस वजह से रिएक्शन का नेचर क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो बाहर से मार्केट से हम कोई कैटलिस्ट ला करके देंगे जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देगा, यानी रिएक्शन को तेजी से करवाएगा। तो रिएक्शन को तेजी से करवाने के लिए कैटलिस्ट के रूप में आप K2O, Al2O3 और चाहे तो आयरन ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। हालांकि कभी कभार आप आयरन के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में, और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है प्रोमोटर के रूप में। यानी इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अगर आपको बढ़ाना हो
तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रोमोटर के रूप में मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया गया। तो ये इसके ढेर सारे कंडीशन थे कि आखिर क्या कंडीशन लगा दे कि अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर। तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि अगर इस रिएक्शन को हम यहाँ करवाने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखें, ये लिखा नाइट्रोजन ये मान लीजिए यहाँ लिखे नाइट्रोजन, ये गैस है और साथ में 3H2 गैस है और ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहे हैं 2NH3 के साथ, ये भी गैस है। तो इसके लिए कैटलिस्ट के रूप में आप मान लीजिए लिखने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इसलिए आयरन का इस्तेमाल कीजिए। ये आयरन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि आयरन की एड्जॉर्प्शन पावर, आयरन कैसे लिया जाएगा, पाउडर्ड के फॉर्म में लिया जाएगा। तो आयरन अगर पाउडर के फॉर्म में लिया जाएगा तो इसकी एड्जॉर्प्शन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो उन दोनों को कांटेक्ट लाने में ज़्यादा मदद करता है। जैसे ही एक ही पाउडर पे नाइट्रोजन आ जाए, उसी पे हाइड्रोजन आ जाए, तो दोनों के बीच में अब टक्कर होगा ना। तो छोटे छोटे पाउडर होते हैं आयरन के, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस उस पर एड्जॉर्ब ज़्यादा होगा, एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब, सतह पे ज़्यादा चिपकेगा। तो सतह पे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर ज़्यादा चिपकने लगेगा तो उनके बीच में कोलिजन की चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। यानी कैटलिस्ट के रूप में आयरन अगर लिया जाए तो वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देगा। सर, आयरन की एक्टिविटी अगर कभी कम पड़ने लगती है तो ये अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने साथ प्रोमोटर का इस्तेमाल करता है, और प्रोमोटर के रूप में मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए चुगला, ये दोनों मिलकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को खूब टक्कर करवाएगा, करीब लाएगा, और उसके बाद अमोनिया का निर्माण करवाएगा। ये हो गया हमारे कैटलिस्ट। सर, अगर K2O लिया जाए, Al2O3 लिया जाए कैटलिस्ट के रूप में, हाँ, ये भी कैटलिस्ट के रूप में ले सकते हैं। ये दूसरे तरह से कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होने लगते हैं, और जिसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा तेजी से होगा, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन रेट उस समय कम रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर मान लीजिए, टेम्परेचर आपका 450 से 550, इसका मतलब समझिए टेम्परेचर आपका लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रखिए, और प्रेशर जो है वो 200 ATM के रेंज में रखिए, मतलब हाई प्रेशर पे रिएक्शन करवाइए। ये आपके हार्वर्स प्रोसेस के आपके रिएक्शन हुए। इस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, लो चाहिए, प्रेशर हाई चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिएक्टेंट चाहिए, और कुछ चुगलपंथी लोग जो कि चुगला करे, जो दोनों रिएक्टेंट को टकराए और आसानी से प्रोडक्ट बनाए, ऐसे चुगला की भी ज़रूरत होती है। तो आपके हार्वर्स प्रोसेस के पूरे कंडीशन हो गए। अगर मान लीजिए हम कॉमर्शियली अगर इसका डायग्राम बनाने की बात करें तो हमारे पास डायग्राम ये दिया गया है। डायग्राम में क्या है, देखिए, यहां से 2 पाइप निकल रहे हैं। इस पाइप से नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं और इस पाइप से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 है। आप यहां से देख सकते हैं, इससे पीछे वाले रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। नाइट्रोजन के अगर 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, यानी अनुपात क्या है, 1:3। यहाँ भी देखिए वही रिएक्शन लिखे हैं, नाइट्रोजन का अगर 1 है तो हाइड्रोजन का 3 है, यानी रेशियो इसका 1:3 में चल रहा है। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो है, वो 1:3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो लिया 1:3। इस पाइप से नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं, यानी जितना नाइट्रोजन गैस जाएगा उसका 3 गुना हाइड्रोजन गैस जाएगा। ये मैंने लगा के रखा है कंप्रेसर पंप,
जो यहाँ से पाइप से नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेगा और उसका प्रेशर बना करके ज़्यादा मात्रा में इस पाइप के ज़रिए आगे भेजेगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गया और ये अपना कंप्रेसर लगा करके इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इस बर्तन में भेजा, इस वाले बर्तन में भेज रहा है, यहाँ वाले बर्तन में भेज रहा है। अब देखिए, इस बर्तन में हम पहले से ही आयरन के कुछ बुरादा साथ में मोलिब्डेनम के पाउडर को रख देते हैं। यह मोलिब्डेनम एक प्रोमोटर है जो इस आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते रहेगा। ये आयरन के महीन महीन पाउडर नाइट्रोजन को अपने ऊपर में सोखना शुरू कर दिया और जैसे ही अपने ऊपर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सोखेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन करीब आएगा, दोनों चिपकेगा और चिपकने के बाद उनमें रिएक्शन की चांस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अमोनिया बनता है वो लगभग काफ़ी कम मात्रा में बनता है, लगभग 10% अमोनिया यहाँ बनता है। लेकिन ये कंप्रेसर है, लगातार इसमें प्रेशर डाल रहा है, तो सारे के सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो मिलकर के अमोनिया में कन्वर्ट हुआ नहीं। इसमें कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों के बीच में रिएक्शन करवाता है और अमोनिया बनवाता है। लगभग 10% अमोनिया का निर्माण यहाँ होता है। बाद बाकी 90% का निर्माण होने के लिए वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगातार ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से अमोनिया जो नहीं बना वो नहीं बनने वाले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साथ में अमोनिया के साथ ही प्रेशर के जरिए यहाँ पे चले जाते हैं। और इस बर्तन का नाम हमने क्या रखा है, कूलिंग चैम्बर, जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं। तो लो टेम्परेचर पे होने के कारण रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर के अमोनिया बनाने की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन चूंकि रिएक्शन ज़्यादा एक्सटेंड तक नहीं हुआ, मात्र 10% ही अमोनिया का निर्माण हुआ, इसके लिए हमें फिर से कोई न कोई और एक स्टेप लगाना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर पे एक चैम्बर बना के रखे हैं, जिस चैम्बर में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं और फिर से अमोनिया का निर्माण होता है। तो ढेर सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर अमोनिया बनाता है और बहुत सारा अमोनिया यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जम जाता है। मतलब कहने का मतलब वो लिक्विड बन जाता है। तो अमोनिया का लिक्विफिकेशन हो गया, अमोनिया लिक्विड बन गया। लेकिन कई सारे ऐसे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं जो कि अभी तक लिक्विड का निर्माण नहीं किए हैं, अभी तक वो अमोनिया का निर्माण नहीं किए हैं। तो उसके लिए हम लोग एक पंप लगा के रखते हैं कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना नहीं या फिर से वो लिक्विफाइड हुआ नहीं, तो वो इस पंप के ज़रिए, इस पंप का नाम रखें रीसर्कुलेटिंग पंप, जिससे बचे हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः इस पंप के ज़रिए, देख रहे हैं ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसको फिर यहाँ पे भेज दिया जाता है। यहाँ से हम लोग साइकिल को रिपीट करने लगते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ यहाँ पे अमोनिया बनाया, बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस पाइप के ज़रिए चला गया इस कूलिंग चैम्बर में। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलकर अमोनिया बनाया। चूँकि ये चैम्बर काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, इस वजह से अमोनिया क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है और बाकी बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस रीसर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए पुनः इस घटना को हम लोग रिपीट करने के लिए चले जाते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से आया, अमोनिया बना और अमोनिया लिक्विफाइड हो गया, अमोनिया लिक्विड बन गया, लेकिन बाकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभी अमोनिया नहीं बनाया है, उस अमोनिया को आप बाहर कर लिए और पुनः इस घटना को रिपीट कर दिए। लेकिन ये तो आप बता दीजिए, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे अमोनिया बनाया, वो अमोनिया तो लिक्विफाइड हो गया, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी क्यों नहीं लिक्विफाइड हो गया? अगर वो भी लिक्विफाइड हो जाता तब तो हमारे ये प्रोडक्ट गंदा हो जाता। देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, नाइट्रोजन N2 ऐसे बने होते हैं। अब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस नाइट्रोजन का उतना ही इसका है। इस वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है। जितना ताकत से इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतनी ताकत से इधर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है, दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर है। इसलिए इस पर चार्ज का कैरेक्टर नहीं आएगा, और चार्ज अगर नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। ये हमारा हो गया नॉन पोलर।
इसी वजह से नॉन पोलर होने के कारण इनमें अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, और अगर अट्रैक्शन कमज़ोर होगा वो तो लिक्विड कैसे बन सकते हैं, वो तो गैस ही रह जाएंगे, वो तो दूर दूर ही रहेंगे। एग्जैक्टली वही बात हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन भी क्या है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं, और जो भी एलिमेंट एक प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं उसको लिक्विफाइड करना बड़ा भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर अगर बने रहेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी बराबर होगा, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी बराबर होगा तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर होगी, और जब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर होगी तो इस पर चार्ज के कैरेक्टर नहीं आएंगे, और चार्ज के कैरेक्टर नहीं आएंगे इसका मतलब घुमा फिरा के फिर से हमने क्या बोल दिया, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। और नॉन पोलर के बीच में आकर्षण बल काफ़ी कमज़ोर होता है, जिस कारण से ये चिपकता नहीं है, यानी इससे लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे लिक्विफाइड नहीं हो सकता है। लेकिन वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलकर बने हैं, जैसे अमोनिया देखिए, अमोनिया किससे मिलकर बने हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो अमोनिया में आप चाहें कि लिक्विफिकेशन करवा दे तो वो आसानी से हो सकता है। कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। अमोनिया को देखिए, तो अमोनिया में क्या है कि नाइट्रोजन है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ मान लीजिए एक अमोनिया मॉलिक्यूल है तो ये भी नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। अब देखिए, अगर ये नाइट्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी 3.0 है, नाइट्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी 3.0 है, और अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी 2.1 है, ये भी हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी 2.1 है। यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसलिए नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यानी डेल माइनस आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल प्लस आ जाएगा। एग्जैक्टली हर साल की भांति इस साल भी यहाँ भी देख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ भी डेल प्लस, इसी तरह से यहाँ भी डेल प्लस, और यहाँ पे इस तरह से 3 डेल माइनस आ जाएगा। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे चार्ज के कैरेक्टर आ गए। यहाँ भी तो वही बात हो सकता है ना कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, जिस वजह से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से पोलर नेचर आ चुका है। अब आप ही बताइए, इस अमोनिया का हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, और इस अमोनिया के नाइट्रोजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। हाइड्रोजन पे डेल प्लस और नाइट्रोजन पे डेल माइनस, इस प्लस और माइनस के बीच में, अगर प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो जैसे अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ये मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो ये मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल को आसानी से लिक्विड बनने का मौका मिल जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाया था, या जो अमोनिया था, वो सब प्रेशर के जरिए यहाँ पे तो गया, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिक्विफाइड नहीं हुआ, लेकिन अमोनिया लिक्विफाइड हो गया। और जो बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उसको रिसर्कुलेटिंग पंप के द्वारा पुनः हम पुराने वाले चैम्बर अमोनिया कन्वर्टर में या कैटालाइटिक चैम्बर में जाके भेज दिए, और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करने लगे, जिससे क्या होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन हमारा, मान लीजिए जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन में अमोनिया नहीं बनाया वो इस पाइप के जरिए चला गया, अब की बार तो वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना लेगा। अगर यहाँ नहीं बना पाएगा तो फिर प्रेशर के जरिए यहाँ तो आकर के अमोनिया बना लेगा। तो इस प्रोसेस को अगर रिपीट कर देंगे तो जो भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारा बचा रहता है उसको भी एक बार पुनः रिएक्शन करने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है उसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल पुनः अब इस बार अमोनिया बना ले और लिक्विफाइड हो जाए। तो इस तरह से आप हैबर्स प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका हैबर्स प्रोसेस रहा। हैबर्स प्रोसेस हमारा अमोनिया बनाने की विधि होती है। चलिए, मेरे उम्मीद से आप ये बातें पूरे के पूरे समझ गए होंगे। फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।